Hey, hi everyone. So we are meeting after long time. First of all, I am extremely sorry कि हमारी मुलाकात इतने दिन बाद हो रही है। जितना आपने मुझे मिस किया उससे बहुत ज़्यादा मैंने आप सभी को मिस किया। ये वीडियो बनाना, आपको गाइड करना बहुत ज़्यादा मैंने मिस किया। बट ऐसा भी नहीं है कि मैं ऑनलाइन नहीं था तो चीज़ें एक्टिव नहीं थी। ऑफलाइन में बैकड्रॉप में हमने काफ़ी चीज़ें यूपीपीसीएस के लिए की हैं और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एंड जिसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई है वो है यूपीपीसीएस मेंस के लिए यूपी स्पेशल पेपर 5 और पेपर 6 के बुकलेट को रिलीज़ करना। और मुझे बहुत खुशी होती है ये बताते हुए, ये जान के कि इस बुक की इम्पोर्टेंस हमने रिसेंटली कंडक्टेड यूपीपीसीएस मेंस जो कि 29 जून को हुआ था वहाँ पे हमने देख लिया, जहाँ पे ऑलमोस्ट पेपर 5 के जो भी क्वेश्चन थे सारे 20 के 20 क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे पेपर 5 की बुक से आए थे। बस एक डिसअपॉइंटमेंट ये रह गई कि जो पेपर 6 है वो हम टाइम से पहले रिलीज़ नहीं कर पाए ड्यू टू मल्टीपल डेडलाइंस, मल्टीपल वर्कलोड। और एक बात ये होती है ना कि सिर्फ बुक को रिलीज़ करना हमारा मेन मोटिव नहीं है। हमारे टीम का मेन मोटिव सिर्फ यही है कि जो भी बुक निकाली जाए वो ऐसी निकाली जाए कि वो वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाए, क्योंकि मार्केट में यूपी स्पेशल को लेके कोई भी अच्छा रिसोर्स नहीं है। कोई भी ऐसा रिसोर्स नहीं है जहाँ पे आपको करंट अफेयर मिल जाए, जहाँ पे आपको केस स्टडी मिल जाए, जहाँ पे आपको यूपी रिलेटेड एग्जाम्पल मिले, यूपी रिलेटेड फैक्ट्स मिले, फिगर्स मिले। दो चार किताब मार्केट में जो भी हैं वो भी यूपी के पर्सपेक्टिव से कम लिखी गई हैं एंड जीएस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा लिखी गई हैं। बट नाउ पेपर 5 पेपर 6 दोनों रिलीज़ हो गई है एंड आई कैन सेफली से दिस इज़ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर यूपी स्पेशल। इसके बाहर या फिर इसके बियॉन्ड आपको कोई और बुक देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हमको पता है कि जो भी यूपी में चीज़ें होती हैं उनके लिए गवर्नमेंट वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वाई मैंने और मेरी टीम ने जब ये बुक प्रिपेयर किया तो हमारा मेजर फोकस यही था कि हर चीज़ गवर्नमेंट वेबसाइट से उठाई जाए। आप इस बुक को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने डायरेक्टली गवर्नमेंट वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट किए हैं, सो दैट आपको जाके डिफरेंट गवर्नमेंट वेबसाइट को विज़िट ना करना पड़े, डिफरेंट न्यूज़पेपर को ना पढ़ना पड़े, डिफरेंट गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी पेपर्स हैं, जो भी पब्लिकेशंस हैं, उनको आपको ना रेफ़र करना पड़े। सिर्फ आप ये बुक पढ़ो और आपका यूपीपीसीएस पेपर 5 एंड यूपीपीसीएस पेपर 6 पूरी तरीके से सॉर्टेड हो जाए। और बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी चीज़ पे मेहनत करते हो, किसी चीज़ को डेडिकेटली प्रिपेयर करते हो और एग्ज़ाम के बाद जब आपके स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि सर पेपर बहुत अच्छा हुआ, क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से आए, तो ऐसा लगता है ना कि सारी मेहनत जो है वो फ्रूटफुल हो गई। सारी मेहनत जितनी भी आपने की थी सब सफल हो गया। अब आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो ये तो रही मेंस की बात। बट 2 महीने बाद, इनफैक्ट हम बात करें तो टू बी प्रिसाइज 74 डेज़ के बाद आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स है। डेट आपका है 12 अक्टूबर 2025। नाउ अभी रिसेंटली आर ओ का पेपर हुआ है। उस पेपर को लेके बहुत सा कन्फ्यूजन है कि आर ओ का पेपर ऐसा आया है तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का कैसा आएगा, कैसा नहीं आएगा, किस तरीके से हमको तैयारी करनी है और हमारे प्रिपरेशन का अप्रोच क्या होना चाहिए। ना देखो आपके पास ना 74 डेज़ है। बहुत ध्यान से इस चीज़ को सुनना आप कि जो आगे आने वाले 70 दिन हैं आपको हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक सेकंड प्लान करना होगा। लास्ट ईयर 2024 में 15,000 बच्चों ने मेंस लिखा था और उसमें हमसे जुड़े हुए ऑलमोस्ट 4,000 बच्चों ने मेंस लिखा है, जो हमसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए थे। और उसके एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बता सकता हूँ, उस बात का निचोड़ सिर्फ यही है कि आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को प्लान करना होगा। आप हैपहैज़ार्ड मैनर में कुछ ये कर लें, कुछ वो कर लें, करके प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। खासकर यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स जो कि दिन पर दिन टफ़ होते जा रहा है। सिर्फ टफ़ इसलिए नहीं हो रहा है कि क्वेश्चन टफ़ आ रहे हैं, पैटर्न थोड़ा सा ट्रिकी होते जा रहा है। टफ़ इसलिए भी हो रहा है कि आयोग आंसर की में बहुत ऊपर नीचे करने लगा है। अभी आर ओ का पेपर भी आप देखोगे तो वहाँ भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिस्प्यूटेड हैं, जिसका आयोग ने आंसर गलत दिया है। तो आपको तैयारी के वक्त, खासकर प्रीलिम्स के तैयारी के वक्त, सिर्फ अपने पढ़ाई पे ही फोकस नहीं करना होता, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, उसको भी डिस्काउंट करके चलना होता है। आप 150 क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर नहीं करते हो, आप 145 142 क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करते हो। खुद से तो लड़ाई करना ही है, पैटर्न को तो समझना ही है, साथ में जो आयोग इनजस्टिस करता है ना उससे भी आपको लड़ना ही पड़ता है। एंड बहुत दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि आयोग का जो इनजस्टिस है उसका खामियाजा बच्चों को ही भुगतना पड़ता है। नाउ देखो आपके पास 74 डेज़ हैं।
और इन 74 डेज़ में क्या क्या चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। पॉलिटी, इकॉनमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, साइंस, करंट अफेयर। हिस्ट्री में भी आपको एंशिएंट करना है, मिडिवल करना है, मॉडर्न करना है, 3 हिस्ट्री का हो गया। ज्योग्राफी में भी आपको इंडिया की ज्योग्राफी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी। करंट अफेयर की बात करें तो पिछले कुछ सालों में करंट अफेयर जो है बहुत डायनेमिक हो गया है। अब यहाँ पे सिर्फ 1 साल से फ़र्क नहीं पड़ता, कम से कम आपको 1.5 ईयर्स का करंट अफेयर तो करना ही है। देखो, आप 1 साल का करोगे या फिर लास्ट के 8-9 महीनों का करोगे तो 70% कवर होगा, लेकिन जो बाकी 30% है ना, उसको कवर करने के लिए आपको कम से कम 1.5 ईयर्स का करना पड़ेगा। बिकॉज़ करंट अफेयर एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से आपको एक्स्ट्रा एज मिल सकता है। मैंने बार बार आपसे ये बात बताई है कि प्रीलिम्स में, खासकर यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में, आपको जीएस और करंट अफेयर दोनों पे फोकस अच्छे से करना पड़ेगा। करंट अफेयर एक ऐसा पोर्शन है जिसको थोड़ा सा अच्छा करके आप बाकियों से काफ़ी एज ले सकते हो। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो घटना चक्र करते हैं, आय दृष्टि, सिर्फ 1 साल का। बट अभी आपके पास टाइम है, एटलीस्ट 2 महीना है, तो सिर्फ एक बुक के पीछे मत रहो, कम से कम एक मंथली कर लो। मंथली आपको 1.5 साल का नहीं करना है, मंथली कम से कम आप 8-9 महीनों का कर लो। क्योंकि क्या होता है, देखो, बुकलेट वालों को भी, घटना चक्र वालों के पास भी कंस्ट्रेंट होता है। वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में ही करंट अफेयर निकाल सकते हैं। आप मान लो कि घटना चक्र की जो आय दृष्टि है वो 400 पेज की हो जाए, 500 पेज की हो जाए, तो आप खुद नहीं पढ़ोगे। तो उनको भी ये बात पता है कि अपनी बुक बेचने के लिए 200-210 पेज में करंट अफेयर को समराइज़ करना होगा। अब चाहे उसमें सब कुछ इंक्लूड हो या ना हो, तो आपका जो टारगेट है वो बुक कंप्लीट करना नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको करंट अफेयर कवर करना है। नाउ ये 6 सब्जेक्ट हैं, इसके साथ आपका सीसेट भी है, जीएस पेपर 2 जो है उसको भी आपको कवर करना है इन 74 डेज़ में। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो, अगर हम ब्रॉडली एक बार गेज करें टाइम कितना आपके पास है, तो टोटल 7 सब्जेक्ट है, 74 डेज़ है। डैट मीन्स आपको 10 दिन मिलेगा हर एक सब्जेक्ट के लिए। इसी में आपको टेस्ट सीरीज़ भी करना है, इसी में आपको PYQs भी करना है, इसी में आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन भी करना है। डैट इज़ वाई यू आर रनिंग अगेंस्ट द टाइम, और आपको अपना हर एक दिन प्लान करना होगा। नाउ इस वीडियो का एजेंडा क्या है, एजेंडा ऑफ दिस लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो RO का पेपर हुआ है उसको लेके जो डाउट है आपके मन में कि RO ऐसा हुआ है तो यूपी पीसीएस क्या होगा, क्या पैटर्न चेंज हो रहा है। मुझे बहुत से डाउट आए, मुझे बहुत से DM आए कि सर RO का पेपर ऐसा हो गया है तो अब यूपी पीसीएस का पेपर कैसा आएगा, किस तरीके से हमको प्रिपेयर करना है चीज़ों को। तो हम इसकी बात करेंगे। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट का 2 मंथ है उसमें आपका एक ब्रॉड प्लान क्या होना चाहिए, क्या आपको करना है, एंड किस तरीके से आपको खुद को प्रिपेयर करना है कि 12 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पे कोई रिग्रेट ना रहे कि मैं ये कर लेता तो वो हो जाता, वो कर लेता तो ये हो जाता। क्योंकि ट्रस्ट में कंपटीशन टफ होगा। एंड द रीज़न इज़ कि जो यूपी पीसीएस वाले बच्चे हैं वो तो देंगे ही, इसके साथ RO वाले भी देंगे, एंड इसके साथ यूपीएससी वाले बच्चे भी देंगे। यूपीएससी का मेंस 1 महीने पहले ही ख़त्म हो चुका रहेगा, तो सारी यूपीएससी की जनता जो है वो फ्री रहेगी। एंड सभी का टारगेट रहेगा कि 12 अक्टूबर को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स भी दिया जाए। इसीलिए जो अभी का टाइम है ना, उसमें जितना धार दे सकते हो अपने प्रिपरेशन को दे दो, सो दैट बाकियों से आप बहुत आगे रहो एंड सिर्फ आपको रिवाइज करना रहे। सुनाओ, सबसे पहले हम बात करते हैं जो RO का पेपर आया था उससे क्या सीख ले सकते हैं, प्लस क्या वो इंडिकेट करता है आगे आने वाले यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के पेपर के लिए। देखो, सबसे पहले आप सभी को पता ही होगा कि मैं RO पेपर को सेपरेटली केटर नहीं करता हूँ। हमारा फोकस सिर्फ अपर पीसीएस के लिए ही रहता है। बट उसके बाद भी कल ये PDF मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा, ये RO का PDF है, और जो मेरी 1 लाइनर है उसमें से ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली RO में पूछे गए थे। एंड आई एम वेरी मच हैप्पी कि मैं कभी प्रमोशन नहीं करता हूँ, चाहे किसी भी चीज़ का हो जाए, डायरेक्टली मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है और मुझे अलग से प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरे लिए आप ही ब्रांड एम्बेसडर हो। जब आप सेलेक्ट होते हो, जब आप खुशी से मुझे मैसेज करते हो, जब आप मुझसे मिलने आते हो अपने पेरेंट्स के साथ, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा प्रमोशन होता है, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस पार्टी होती है कि आप सेलेक्ट हो गए, आपका फ्यूचर सिक्योर हो गया। सो RO पेपर के लिए जैसा मैंने बोला कि हम सेपरेटली केटर नहीं करते हैं, मैं RO पेपर को अलग से नहीं देखता हूँ। बट उसके बावजूद भी आप ही लोगों ने मुझे बताया कि RO पेपर में हमारे 1 लाइनर से 50+ क्वेश्चन आए थे। ये PDF एक स्टूडेंट ने मुझे बना के भेजा था, मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं एंड दिस इज़ द स्क्रीनशॉट फ्रॉम दी 1 लाइनर। तो यहीं से आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि जो RO का पेपर है
उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे क्वेश्चन थे, मोस्टली क्वेश्चन जो थे फैक्चुअल थे, कुछ मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन आए थे। बट अगर आप यूपी पीसीएस प्री को देखोगे, अपर पीसीएस को देखोगे और आरओ एआरओ को देखोगे तो दोनों के पैटर्न में पहले भी चेंज रहा है। जो अपर पीसीएस के क्वेश्चन का लेवल होता है वो आरओ एआरओ से ऊपर ही होता है। एक बात होती है ना कि आप वर्ड बनाना तब सीख पाओगे जब आपको अल्फ़ाबेट आएगा। तो जो आरओ एआरओ है एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो अल्फ़ाबेट है। सो यूपी पीसीएस प्री का जो एनालिटिकल क्वेश्चन है उसको आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको फैक्चुअल चीज़ें पता होंगी। बिकॉज मोर और लेस यूपी पीसीएस प्री में भी फैक्चुअल चीज़ें आती हैं। जो एनालिसिस वाला पार्ट होता है वो आप तभी डिसाइफर कर पाओगे, उसको आप तभी क्रैक कर पाओगे जब आपको फैक्चुअल चीज़ें पता होंगी। इसका एग्जांपल हम अभी देखेंगे, आरओ एआरओ पेपर से ही देखेंगे कि कैसे आपकी फैक्चुअल नॉलेज जो है आपको एलिमिनेशन में, आपको आंसर डिसाइफरिंग में, आपके पेरिफेरल नॉलेज को एनहेंस करती है। सो आरओ एआरओ का जो पेपर था, ठीक है, फैक्चुअल था, वन लाइनर फैक्ट भी पूछा गया था। बट अगर आप यूपी पीसीएस की बात करो तो यहाँ पे आपको फैक्चुअल प्लस एनालिटिकल दोनों पे फोकस करना होगा। जो लोग मुझसे पूछ रहे थे पैटर्न चेंज के बारे में, तो पैटर्न में एज सच कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे आप तैयारी करते थे यूपी पीसीएस की उसी तरीके से आप तैयारी करोगे। लेकिन 2025 के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उसको आप यहाँ पे देखोगे कि आगे आने वाले 2 मंथ का प्लान आपका क्या होगा। देखो यहाँ पे हम ब्रॉड प्लान की बात करेंगे, माइन्यूट प्लान की बात हम 1-2 दिन बात करेंगे, वो मैं आपको भी आगे बताऊँगा कि कैसे चीज़ों को आपको प्लान करना है और कैसे आपको आगे बढ़ना है। जैसा मैंने आपसे बोला था कि 2024 के प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट 15,000 लोगों ने क्वालिफाई किया था। 15,000 लोगों ने 2024 का मेंस लिखा था और उसमें से जो हमसे जुड़े थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली 3,721 बच्चे, ऑलमोस्ट 4,000 बच्चे। और मेरा ये टारगेट है कि इस बार ये जो नंबर है वो डबल हो जाना चाहिए। उसके लिए मुझे जितना भी मेहनत करना होगा, जितना भी मुझे बियॉन्ड अपने बाकी जो काम है उसको साइड करके आपके साथ मेहनत करना होगा, मैं करूँगा। लेकिन आपको भी मेहनत करना होगा। बस मुझे आपका डेडिकेशन चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए ना। आप क्या करो, सबसे पहले मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि हर चीज़ों के लिए वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जिसको आप टेलीग्राम से फॉलो कर पाओगे। जो भी PDF हो गया, जो भी एनालिसिस चार्ट हो गया, और अगर हम कोई सेपरेट टेलीग्राम चैनल बनाते हैं तो सबका लिंक आपको यहीं मिल जाएगा। सो सबसे पहले आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। नाउ देखो, जो आगे आने वाले 2-2.5 महीने हैं, इसको लेके कुछ लोगों का कन्फ्यूजन ये भी है कि सिर्फ हम प्री का पढ़ें या फिर हम प्री मेंस दोनों को साथ में लेके पढ़ें। सो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना होगा कि आपके पास टाइम कितना बचा है और प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच टाइम कितना मिलता है। 2024 की हम बात करें तो 22 दिसंबर को प्रीलिम्स हुआ था, उसके बाद फेब में रिज़ल्ट आया था और 29 जून को मेंस स्टार्ट हुआ था। डैट मीन्स कि जो प्री और मेंस के बीच का टाइम था वो मोर देन 6 मंथ्स था। लेकिन ऐसा 2025 के लिए नहीं होगा। आयोग का पूरा प्लान है, आयोग की पूरी कोशिश रहेगी कि 2025 का जो साइकिल है वो जल्द से जल्द कंप्लीट कर दिया जाए। सो यूपी पीसीएस 2025 के लिए आप ये मान के चलो कि प्री और मेंस के बीच में आपको 3-3.5 महीने मिलेंगे। आप में से ही बहुत से बच्चे हैं जिनका मुझे DM आया था कि उनका मेंस बिल्कुल भी तैयार नहीं है और उनका ये टारगेट है कि इनको कैसे भी करके 2025 क्वालिफाई करना है। तो देखो, उनके लिए जो थोड़ा मेंस प्रिपेयर करना चाहते हैं या फिर थोड़ा मेंस के टच में रहना चाहते हैं, उनको मैं एक ही थंब रूल बताऊंगा कि आप मैक्स टू मैक्स आगे आने वाले 10 दिनों के लिए ही प्री प्लस मेंस की तैयारी करो, उसके बाद मत करना। डैट मीन्स कि 10 अगस्त के बाद आपका फोकस पूरी तरीके से सिर्फ प्रीलिम्स पे रहेगा। 2 महीना आपको मिलेगा, 2 महीना मोर देन इनफ है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन 10 अगस्त के बाद आपको मेंस देखना भी नहीं है। अगर आप करना चाहते हो मेंस तो 10 अगस्त तक कर सकते हो, वो भी सिर्फ आपको मेंस नहीं करना है, प्री प्लस मेंस साथ में लेके चलना है आपको। और मेंस में आप क्या कर सकते हो, मेंस में बहुत हुआ तो आप यूपी स्पेशल देख लो। जो यूपी स्पेशल का पेपर 5 है और यूपी स्पेशल पेपर 6 है। एटलीस्ट यहाँ पे आप ये देख लो, एक बार अपने आप को गेज कर लो कि क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। आप चीज़ों से फैमिलियर हो जाओगे, आपको पता रहेगा कि मुझे ये पढ़ने हैं और आने वाले जो प्री के बाद जो टाइम रहेगा 3-3.5 महीना, उनमें मुझे ये चीज़ें कवर करनी है। तो आपके लिए सब कुछ नया नहीं होगा, क्योंकि जो GS है उसको तो आप पढ़ते ही हो, लेकिन जो यूपी स्पेशल है वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। इस बार का भी आप यूपी स्पेशल का पेपर देखोगे मेंस का, चाहे आप GS का भी पेपर देखो मेंस का, तो वो टफर साइड में था, ईजी बिल्कुल भी नहीं था। सो आने वाले अगर आपको 1 हफ्ते 10 दिन के लिए कुछ भी करना है तो आप यूपी स्पेशल देख सकते हो। GS अभी मत देखो, बिकॉज GS आप प्रीलिम्स करोगे तो थोड़ा सा आपको फैमिलियरिटी मिलती रहेगी। जो यूपी स्पेशल है बिल्कुल नया पेपर है वो, तो वहाँ पे हमको थोड़ा सा लगता है कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। ये तो रही उनकी बात जो थोड़ा मेंस का कुछ करना चाहते हैं, बट जिनको प्री में बहुत डर है, इनफैक्ट प्री कभी क्वालिफाई नहीं हुआ है
उनके लिए मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि आप मेंस को बिल्कुल भी अभी मत देखो। आपका पूरा फोकस सिर्फ प्री में होना चाहिए। मेंस आप प्री के बाद आराम से कर सकते हो। पहले आप प्री क्वालिफाई कर लो, तभी आप मेंस में जाओगे, क्योंकि प्रीलिम्स एक ऐसा स्टेज है जिसको क्वालिफाई करने के बाद आपको कुछ मिलता नहीं है, लेकिन प्री क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपका कुछ बचेगा नहीं। दैट इज़ वाई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए कि मुझे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, एंड आफ्टर दैट आप मेंस को फोकस करना। सो यहाँ मैंने दोनों कैटेगरी को एड्रेस कर दिया है। उनकी बातें हमने कर ली जो प्री प्लस मेंस दोनों करना चाहते हैं आगे आने वाले 10-12 दिनों के लिए, और उनकी बात भी मैंने कर ली जो कभी प्री क्वालिफाई नहीं किया, उनको सिर्फ प्री पे फोकस करना है, सिर्फ प्री पे। मेंस को अभी बिल्कुल भी नहीं देखना है, सिर्फ प्री पे फोकस करना है। और देखो, सबसे पहली बात, मन में बिल्कुल भी डर नहीं लाना है कि मेरा प्री होगा कि नहीं होगा। बहुत आराम से प्री आपका हो जाएगा, मार्क माई वर्ड। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा आप उस तरीके से प्रिपेयर करोगे तो 12 तारीख को आके आप खुद बताओगे, बिना कट ऑफ आए, बिना आंसर शीट आए, कि मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है एंड सर आगे मुझे मेंस का कैसे करना है आप मुझे बताइए। सो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना है कि मेरा प्री होगा कि नहीं होगा। प्री बिल्कुल होगा, बट उसके लिए आपको आगे आने वाले 2 महीनों में सब कुछ भूलना होगा। आपके आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सबको भुला के सिर्फ ये फोकस करना है कि मुझे प्री क्वालिफाई करना है। ये जो 15,000 बच्चे लास्ट ईयर मेंस लिखे थे, मैं सबको तो नहीं जानता, बट इसमें से ऑलमोस्ट 25% बच्चे हमारे साथ थे, उनको मैं जानता हूँ। उनका सिर्फ एक टारगेट था कि आई हैव टू क्वालिफाई प्रीलिम्स बाय एनी हाउ। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, कोई भी डाउट मन में मत रखना, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है। सिर्फ डायरेक्शन में आप मेहनत करो। नाउ देखो, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो आगे आने वाले आपके 74 डेज़ हैं, 2.5 महीना है, उनमें आपको हर एक दिन, हर एक सेकंड, हर एक हफ्ता, हर एक महीना प्लान करना है। तो प्लानिंग जो है ना वो मैक्रो से माइक्रो की तरफ आती है। पहले आप 1 महीने का प्लान करोगे, फिर आप 1 हफ्ते का प्लान करते हो, फिर जाके आप 1 दिन का प्लान करते हो। इसको बोला जाता है रिवर्स प्लानिंग। आपको ये पता रहेगा कि 1 महीने बाद मैं किस स्टेज पे रहूँगा, उसी बेसिस पे आप डिसाइड कर पाओगे कि वो स्टेज पे आने के लिए, वो टारगेट को अचीव करने के लिए मुझे आज क्या करना है। दैट इज़ वाई सबसे पहले आप ये देखोगे कि इस महीने मुझे क्या क्या कंप्लीट चाहिए, उसके बेसिस पे मेरा अगस्त का पहला हफ्ता कैसा होगा, अगस्त का दूसरा हफ्ता कैसा होगा। इस हिसाब से आप चलोगे तो आपको ये पता रहेगा कि 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम है तो 10 अक्टूबर को मैं क्या करूँगा, 9 अक्टूबर को मैं क्या करूँगा, 8 अक्टूबर को मैं क्या करूँगा। ये रिवर्स प्लानिंग जो है आपका प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होने देगी। नहीं तो क्या होता है कि हम प्लान तो बना लेते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, ये रिवाइज़ करेंगे, और मान लो आपको पॉलिटी पढ़ना है तो पॉलिटी में 15-20 दिन दे दोगे क्योंकि आपके पास आज टाइम है। लेकिन आपको ये देख के चलना है कि जो टाइम मेरे पास आज है उसको मैं कैसे यूटिलाइज़ करूं ताकि लास्ट में जाके मेरे पास बर्डन ना हो। तो अगर आपको ये पता रहेगा कि 10 तारीख को आप क्या करोगे, 10 अक्टूबर को क्या करोगे, उसी हिसाब से आप प्लान कर पाओगे कि आज मैं 1 अगस्त को क्या करूँगा। नाउ ये तो रही ब्रॉड प्लानिंग की 2-2.5 महीना आपका कैसा दिखेगा, क्या करना है, किस तरीके से प्लान करना है। अब हम थोड़ा माइन्यूटली बात करते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं। देखो, मैं आपको टारगेट बेस्ड अप्रोच दूंगा। दैट इज़ वाई मैंने आपसे बोला है कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा जो यूपीपीसीएस 2025 के बच्चों के लिए होगा। मैं हर दिन आपको टारगेट दूंगा कि आपको आज ये कंप्लीट करना है, ये ख़त्म करना है, ये रिवाइज़ करना है। तो ये टारगेट बेस्ड अप्रोच जो है वो हम 5 अगस्त से स्टार्ट करेंगे। इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। 3 या 4 तारीख को मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, जो एक सेपरेट यूपीपीसीएस का ग्रुप है उसका लिंक। बट उससे पहले 1-2 दिन बाद मैं आपको 2025 के लिए कंप्लीट टाइम टेबल दूंगा कि कैसे हमको रिवर्स प्लानिंग करनी है। जो हमने यहाँ पे रिवर्स प्लानिंग की बात की है उसके बेसिस पे मैं आपको एक टेंटेटिव टाइम टेबल बना कर दूंगा, एंड उस टाइम टेबल पे आप अपने हिसाब से ट्विक कर सकते हो, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। फॉर एग्जांपल, आपका स्ट्रेंथ पॉलिटी है, आपका स्ट्रेंथ इकोनॉमिक्स है, और उसमें आपको बहुत टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो, आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हो। तो बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ, बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टीज़ आप टाइम टेबल को थोड़ा सा ट्विक कर सकते हो। बट मैं एक टेंटेटिव टाइम टेबल बना के आपको दे दूंगा ताकि आपको पता रहे कि आपको किस रास्ते चलना है। सो ये टारगेट बेस्ड अप्रोच जो है वो 5 अगस्त से स्टार्ट होगा। बट उससे पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार कर लो, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आपके आगे आने वाले 2-2.5 महीने कैसे बीतेंगे और कैसी आपकी अप्रोच रहेगी, आप कितने पानी में हो वो यही बताएगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि यूपीपीसीएस का जो लास्ट का 5 साल का पेपर है उसको एनालाइज़ करना है। 2019 से लेके 2024 तक के जो पेपर हैं प्रीलिम्स के, उसको बहुत अच्छे से एनालाइज़ करना है। मैं आपको एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड करूँगा, बट उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद करो, क्योंकि देखो हर बच्चा डिफरेंट होता है।
सबका स्किल सेट डिफरेंट होता है, कोई चीज़ को एनालाइज करने का पार्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है। जो आपका शत्रु है आप उसके बारे में नहीं जानोगे तो आप अपने वेपन को, अपने स्किल को कैसे पॉलिश करोगे। सबसे पहली बात कि हमको पेपर का एनालिसिस करना क्यों होता है, क्योंकि जब आप पेपर देखोगे, 5-6 साल का पेपर खुद से बैठ के देखोगे, हर पेपर में 150 क्वेश्चन होता है, हर एक क्वेश्चन पे बैठ के थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, आपको ये पता चलेगा कि यूपी पीसीएस अपने आप को कैसे बदल रहा है, क्या चेंज आ रहा है और यूपी पीसीएस का थिंकिंग पैटर्न क्या है। ईयर बाय ईयर यूपी पीसीएस किस तरीके से खुद को इवॉल्व कर रहा है। 2019 में कुछ क्वेश्चन आया होगा, उसका 2020 में आया होगा, 2021 में आया होगा, तो क्वेश्चन कैसे बदल रहा है, क्वेश्चन कैसे बदल रहा है। उसके साथ आपको ये भी पता चलेगा कि हाई यील्डिंग एरिया कौन कौन से हैं, किस सेक्शन से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, किस सेक्शन में मुझे ज़्यादा टाइम देना है और किस सेक्शन को मैं थोड़ा इग्नोर कर सकता हूँ। क्योंकि हर एक सेक्शन को ना बराबर टाइम दे सकते हो और आपको देना भी नहीं है। मान लो आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी में एक चैप्टर होता है पॉलिटिकल पार्टीज़, तो आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ उस तरीके से नहीं पढ़ना है जिस तरीके से आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हो या फिर पार्लियामेंट पढ़ते हो। तो दोनों सेक्शन में जो मेहनत रहती है, जो अप्रोच रहता है, बहुत अलग रहता है। और वो कैसे पता चलेगा आपको, PYQs के हिसाब से कि PYQs में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये पता चलेगा कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, वीक एरिया कौन सा है। बहुत लोग यही पूछते हैं मुझसे कि मुझे नहीं पता कि मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं होगा, तो आपको PYQ से पता चलेगा। PYQ आपको ये बताएगा, PYQ आपको आईना दिखाएगा कि ये सेक्शन तुम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। एंड जब आप ये करोगे तभी आप ये फिगर आउट कर पाओगे कि आपके प्रिपरेशन का डायरेक्शन क्या होगा। नाउ देखो, एनालिसिस दो तरीके से आपको करनी होती है। मैं इसको ट्विन एनालिसिस कहता हूँ। एक होती है हॉरिजेंटल एनालिसिस, एक होता है वर्टिकल एनालिसिस। हॉरिजेंटल एनालिसिस मतलब सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट एनालिसिस, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, ये आपका हॉरिजेंटल होता है। और वर्टिकल में आपको ये देखना होगा पॉलिटी में क्या पूछा गया, हिस्ट्री में क्या पूछा गया। फॉर एग्जांपल हाई वेटेज टॉपिक, पॉलिटी से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये होता है आपका चीज़ों को हॉरिजेंटल एनालाइज करना। इसके बाद जब आप एक एक सब्जेक्ट को डील करते हो वो होता है आपका वर्टिकल एनालिसिस। जैसे पॉलिटी में रिकरिंग थीम कौन कौन से हैं, फंडामेंटल राइट हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, कौन कौन से आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसको जब आप एनालाइज करते हो तो ये आपका होता है वर्टिकल एनालिसिस। इसके बाद एक तीसरे टाइप का एनालिसिस होता है जिसको हम कहते हैं ROI एनालिसिस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कम मेहनत में, कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिटर्न देते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटी हो गया, पॉलिटी में आर्टिकल्स हो गया, इसको आपको 1-2 दिन रटना होता है और 90% चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। एनवायरनमेंट हो गया, एनवायरनमेंट बहुत छोटा टॉपिक है बट यहाँ का जो रिटर्न है बहुत ज़्यादा है। उसी तरह आप हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री बहुत वास्ट है, खासकर हम एंशियंट की बात करें, मिडिवल की बात करें तो यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप इन्वेस्ट करके, बहुत टाइम दे के उस हिसाब से आप रिटर्न नहीं पा सकते हो। तो ये भी चीज़ें आपको पढ़ते वक्त ध्यान रखनी होंगी कि मैं अपनी एनर्जी वहीं पे दूँ जहाँ से मुझे रिटर्न ज़्यादा आता है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है वो 1.33 मार्क्स का होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि बहुत टफ क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपको वहाँ 2 मिल जाएगा और थोड़ा ईजी कर लोगे तो आपको 1 मिलेगा। हर एक क्वेश्चन की मार्किंग आपकी सेम होती है, बट हर एक क्वेश्चन को प्रिपेयर करने में जो मेहनत लगता है, जो एनर्जी लगती है वो डिफरेंट होता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि आप अपना एनर्जी कहाँ पे लगा रहे हो। और जब आप PYQ एनालाइज करते हो तब आपको कंसेप्चुअल एंड फैक्चुअल ट्रेंड के बारे में पता चलता है। यहीं पे आप अपने पेरिफेरल नॉलेज को डेवलप कर सकते हो एंड उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ना। देखो, पेरिफेरल नॉलेज डेवलपमेंट क्या होता है, या फिर जो हम ये बोलते हैं कि फैक्चुअल क्वेश्चन जो है, फैक्चुअल नॉलेज जो है वो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैसे हेल्प कर सकता है, कैसे आप एलिमिनेशन लगा सकते हो। तो देखो, ये क्वेश्चन है, ये ROA में पूछा गया था और ऐसे क्वेश्चन अपर PCS में बहुत आराम से पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ लाहौर। अब यहाँ देखो कितनी चीज़ें दी गई हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे ना जो हर स्टेटमेंट पढ़े होंगे या फिर हर स्टेटमेंट के बारे में जानते होंगे। पहला क्या बोल रहा है, द महाराजा लेफ्ट ऑल हिज टेरिटरी बियॉन्ड द रिवर सतलज फॉर एवर। दूसरा बोल रहा है द महाराजा लेफ्ट हिज राइट ओवर ऑल द फोर्ट्स बिटवीन सतलज एंड ब्यास रिवर इन फेवर ऑफ कंपनी। तीसरा बोल रहा है द इंग्लिश आर्मी कुड नो लॉन्गर पास थ्रू द सिक्स स्टेट। नाउ जैसा मैंने बोला कि आप ट्रीटी ऑफ लाहौर पढ़े भी होंगे, फिर भी बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि आप तीनों स्टेटमेंट के बारे में जानते हो। लेकिन यहीं पे आपका जो ये पेरिफेरल नॉलेज है, यहीं पे आपके फैक्चुअल नॉलेज का जो एक्सटेंशन है, यहीं पे आपका एलिमिनेशन काम आता है। सो देखो, मान लो सिर्फ आपको यहाँ पे ये पता होता कि ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ क्यों था। ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है वो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद हुआ था। यहाँ पे सिख जो हैं वो इंग्लिश आर्मी से डिफीट कर गए थे, हार गए थे। अब यहाँ पे इंग्लिश मैन जीत गए थे और सिख आर्मी हार गई थी। डैट इज़ वाई अपर हैंड किसका था, इंग्लिश मैन का था। बट यहाँ पे आप ऑप्शन देखो,
ऑप्शन 1 देखोगे तो यहाँ पे सिख आर्मी के डिफीट की बात कर रहा है, मतलब सिख आर्मी हार गई थी, इसीलिए जो महाराजा थे वो लेफ्ट ऑल हिज टेरिटरी बियॉन्ड रिवर सतलज। तो ये हो सकता है क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि सिख आर्मी हार गई थी। दूसरा भी ये हो सकता है बिकॉज महाराजा लेफ्ट हिज राइट ओवर ऑल दी फोर्ट बिटवीन सतलज एंड ब्यास, ये भी इंडिकेट करता है कि सिख आर्मी हार गई थी। बट अब तीसरा स्टेटमेंट देखो, द इंग्लिश आर्मी कुड नो लॉन्गर पास थ्रू सिख स्टेट। अब ये बोल रहा है कि अंग्रेजी सेना अब सिख राज्य से नहीं गुजर सकती है। अगर अंग्रेजी सेना जीत गई थी तो उनके ऊपर ये बाउंडेशन क्यों होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इस स्टेटमेंट को पढ़ के ये लगता है कि इंग्लिश आर्मी हार गई थी, बट आपको ये पता है कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में सिख आर्मी हार गई थी। डैट इज़ वाई एलिमिनेशन से हमको ये पता चलता है कि पहला और दूसरा सही होगा, तीसरा गलत होगा, बिकॉज थर्ड ये इंडिकेट करता है कि इंग्लिश आर्मी हार गई थी, बट द फैक्ट इज़ कि सिख आर्मी आ रही थी। तो देखो यहाँ पे हमने पेरिफेरल नॉलेज लगाया, हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं पता था, बस इतना पता था कि ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है वो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद हुआ था और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में सिख आर्मी की डिफीट हुई थी, इसलिए ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन किया गया था। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ पेरिफेरल नॉलेज, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ पेरिफेरल नॉलेज एलिमिनेशन टेक्निक, कि आप सब कुछ नहीं जानोगे बट फिर भी फैक्चुअल नॉलेज से कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डिराइव कर सकते हो। सो पेपर को एनालाइज करने के बाद, पीवाईक्यू को एनालाइज करने के बाद आपको टॉपिक वाइज हीट मैप बनाना है, किस टॉपिक की क्या फ्रीक्वेंसी थी, किस थीम की क्या फ्रीक्वेंसी थी, किस साल कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछा गया, उसके बेसिस पे आप उस पर्टिकुलर पेपर को प्रिपेयर करोगे। इसके बाद आपको बनाना है प्रेप परफॉर्मेंस इंडेक्स, मैं इसको PPI कहता हूँ। ये इंडेक्स, ये चार्ट ये बताएगा कि आपका परफॉर्मेंस बेंचमार्क कितना है। मान लो आप 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, कितने गलत कर रहे हो, किसमें कितना तुक्का लगा रहे हो। उसी तरह आप 2020 में देखो कि 2019 से ज़्यादा आप सॉल्व कर पाए हो कि कम कर पाए हो। 2021 देखो कि 2020 के कंपैरिजन में 2021 में आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा है। 2022 में देखो कि 2021 के कंपैरिजन में 2022 में कैसा परफॉर्मेंस रहा है। इसी तरह करके आपको 2019 से लेके 2024 तक का पेपर सॉल्व करना है एंड दिस विल क्रिएट योर परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसके बेसिस पे आप ये जज कर पाओगे, आप ये गेज कर पाओगे कि आपका वीक एरिया कौन सा है और आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड इसके बाद हम बात करेंगे कि आपका आने वाले 70-75 दिन का प्लान कैसा होना चाहिए। हम PY को एनालाइज भी करेंगे, बट उससे पहले आपको क्या करना है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड जिनको भी UP PCS पेपर 5 एंड पेपर 6 लेना होगा, इसके गूगल फॉर्म का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ लास्ट में मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि आगे आने वाले 2 महीनों के लिए आपको बहुत डिसिप्लिन रहना है और डिसिप्लिन की परिभाषा यही होती है कि डिसिप्लिन इज़ डूइंग व्हाट यू हेट टू डू बट डूइंग लाइक यू लव इट। प्लानिंग बहुत आपको सटीक करनी है, बिकॉज हमेशा याद रखना कि इफ़ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल।